Hello everyone. So today we'll start with the root mean square or effective or virtual value of alternating current. And this topic is very important from your examinations point of view. In the last class, we saw what is alternating current and then we derived the expression for its average value. और हमने क्या देखा था that over one complete cycle, the average value of alternating current is 0. और उसके बाद हमने देखा था that over half cycle the average value of alternating current is 0.637 into I naught, or we can say similarly the average value of alternating EMF also came out to be 2 E naught upon pi, which is 0.637 into E naught. Now today we will start with the root mean square value of alternating current, जिसको effective value और virtual value भी कहते हैं. और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? विद द सबस्क्रिप्ट RMS और V. RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, V मीन्स वर्चुअल वैल्यू. तो इसको हम करंट के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट को हम IRMS और IV से डिनोट करते हैं, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF को हम कैपिटल E विद द सबस्क्रिप्ट RMS और EV से डिनोट करते हैं. ठीक है, इस तरीके से E with the subscript RMS, ठीक है, या EV से डिनोट भी करते हैं. ना रूट मीन स्क्वायर जो है बाय डेफिनेशन होता क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज दैट स्टेडी करंट और डायरेक्ट करंट which when passed through any resistance for any given time would produce the same amount of heat as is produced by alternating current when passed through the same resistance for the same time. Now इस definition का मतलब क्या है? इस डेफिनेशन की हेल्प से हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट की. जैसे लास्ट क्लास में हमने एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन की हेल्प से उसका डेरिवेशन किया था, फिर उसका मैंने एक ऑल्टरनेट मेथड भी बताया था. तो एग्जाम में तुम्हारी मर्जी है कि डेफिनेशन की हेल्प से डेरिवेशन करना चाहते हो या ऑल्टरनेट मेथड यूज करना चाहते हो. उसी तरीके से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का भी एक बहुत ही सिंपल सा ऑल्टरनेटिंग मेथड है, वो मैं अभी तुम लोगों को बताऊंगी. तुम्हारी मर्जी है एग्जाम में कि जो ऑल्टरनेट मेथड मैंने बताया है वो यूज करना चाहते हो या जो इस बुक में दिया है वो यूज करना चाहते हो. ठीक है, तो सबसे पहले मैं वो वाला मेथड बताती हूँ विच इज द सिंपलेस्ट वन. देखो हमारा जो हम क्या निकाल रहे हैं, दिस इज रूट मीन स्क्वायर. ठीक है, मतलब हम रूट करेंगे किसका? मीन वैल्यू का. किसकी मीन वैल्यू? स्क्वायर की. किसके स्क्वायर की? अगर हम करंट निकाल रहे हैं तो ऑल्टरनेटिंग करंट की, EMF निकाल रहे हैं तो ऑल्टरनेटिंग EMF की. तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है, इसको सब अपनी बुक में लिख लेना. आई वुड प्रेफर कि एग्जाम में जब आता है तो ये ऑल्टरनेटिंग मेथड ही करो. वाई टू डू दिस कंप्लीट डेफिनेशन वाला डेरिवेशन. ना ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है ऑल्टरनेटिंग करंट की. जब ऑल्टरनेटिंग EMF की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है तो वहां पे फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? बस I नॉट साइन ओमेगा टी को हम रिप्लेस कर देंगे E नॉट साइन ओमेगा टी से, जैसे हमने एवरेज वैल्यू में किया था. तो ये क्या हुआ? देखो मीन किसका निकाला हमने? स्क्वायर का. At any instant of time जो alternating current है, it is given by I नॉट sin omega t. तो I नॉट sin omega t का जब हम स्क्वायर करेंगे वो हो गया I नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t. तो I नॉट स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t का हमने पहले मीन निकाला. ठीक है, फिर उसका हमने रूट कर दिया. सिंपल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. तो I नॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन क्या होगा? I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन 0 से t डिवाइडेड बाय डी टी इंटीग्रेशन 0 से t. हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं ओवर दी वन कंप्लीट साइकिल. और एक जो साइकिल है वो कब कंप्लीट होता है? एट
time is equal to capital T, where capital T is the time period. तो इसको अब हमें सिंपली बस इंटीग्रेट करना है और हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत सिंपल है। तो एग्जाम में जब ये डेरिवेशन आता है, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस एक्सप्रेशन एंड देन डिराइव। Now I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा आई नॉट स्क्वायर इंटू टी अपॉन 2। इसका इंटीग्रेशन मैं बताऊंगी अभी, ठीक है। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दिस इज सिंपल कैपिटल टी, तो हमारे पास क्या आ गया, आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 और 0.707 आई नॉट। सो the root mean square value of alternating current IRMS is equal to I naught upon root 2, that is equal to 0.707 into I naught, where I naught is the amplitude or the peak value of alternating current. Similarly, root mean square value of alternating EMF, that is ERMS, will be E naught upon root 2 or 0.707 into E naught, where E naught is the peak value of alternating EMF. तो यहाँ पर हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एक तरीके से फिनिश हो गया, ठीक है। अब मैं बताऊंगी वो वाला तरीका जो इस बुक में गिवन है विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन में हमें क्या पता चलता है, ये कहता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मतलब वो वैल्यू जो हमें निकालनी है वो वैल्यू होती है जब हम उस करंट को किसी रेजिस्टेंस से पास करते हैं फॉर अ गिवन टाइम। तो वो जो हीट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस क्या होगी, आई स्क्वायर आर टी होता है ना, और DH is equal to I square R dt. Small amount of heat produced in a small time dt will be I square R dt. इस फॉर्मूले से तुम ऑलरेडी फेमिलियर हो। ये जो हीट प्रोड्यूस्ड है ऑल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से, ये सेम होती है किसके, उस हीट के जो प्रोड्यूस होता है बाय ऑल्टरनेटिंग करंट विच इज पास्ड थ्रू द सेम रेजिस्टेंस फॉर द सेम टाइम। अभी भी अगर क्लियर नहीं हुई डेफिनेशन, तो अभी हम जब स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन करेंगे तो ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। तो एट एनी टाइम टी ऑल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। नाउ लेट दिस alternating current is passed through a resistance R, so the small amount of heat produced for a small time dt by definition will be equal to I square R dt, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, देखो हम ये चीज निकाल रहे हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट को आई नॉट साइन ओमेगा टी को जब हमने पास किया एक रेजिस्टेंस से कैपिटल R के, तो उस केस में हीट प्रोड्यूस कितनी हुई हमारी, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस तो आई स्क्वायर आर डी टी है, तो टोटल हीट प्रोड्यूस क्या होगी, इसको इंटीग्रेट कर दो। सो आई स्क्वायर आर डी टी, इंटीग्रेशन हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में है एंड वी हैव टू फाइंड ओवर वन कंप्लीट साइकिल। सो ओवर वन कंप्लीट साइकिल हमारा टाइम कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, इट इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी। तो हमारे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हो गए 0 से कैपिटल T तक। Now substitute the value of I हमारा क्या है, alternating current which is I naught sin omega t, तो I square हो गया I naught square sin square omega t, यहाँ पर T भी आएगा, इसको करेक्ट कर लेना, into R into dt, I naught square into R constant है, so it can be taken out of the integration, और हमारे पास इंटीग्रेशन में आया 0 से T sin square omega t dt, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं तुमको ये इंटीग्रेशन बता रही हूँ, जो यहाँ पे आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी को जो मैंने कहा था आफ्टर इंटीग्रेशन वी विल गेट आई नॉट स्क्वायर इनटू टी अपॉन 2, तो वो कैसे आएगा, देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन राइट साइन स्क्वायर ओमेगा टी एज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, टेक दिस 2 out of the integration, so we have I naught square R upon 2 and bracket में now we have to integrate 1 minus cos 2 omega t. So इसको हमने दो में स्प्लिट कर लिया, इंटीग्रेशन एक dt की है फ्रॉम 0 to t माइनस इंटीग्रेशन है cos 2 omega t की फ्रॉम 0 से t, ठीक है। dt की इंटीग्रेशन क्या होगी t and the limits of integration are 0 to
कैपिटल टी माइनस cos टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से t। तो इस फर्स्ट में जब हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन डालेंगे तो ये आ गया हमारा t माइनस 0 माइनस ब्रैकेट में sin टू ओमेगा, स्मॉल t को रिप्लेस करो बाय कैपिटल T डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा माइनस sin 0। sin 0 क्या होता है हमारा 0, ठीक है, एंड ओमेगा को वी कैन राइट एज 2 पाई बाय t, तो ये हमारा हो गया sin 4 पाई एंड sin 4 पाई इज 0। तो हमारी ये वाली टर्म जो है ये हमारी 0 हो गई और हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा, सिर्फ t। तो हमारा h क्या आ गया, आई नॉट स्क्वायर r t अपॉन 2। तो हमारे पास इंटीग्रेशन करके ये हमारी आई टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट पास्ड थ्रू द रेजिस्टेंस कैपिटल R, ठीक है। तो ये हमने निकाला द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द अल्टरनेटिंग करंट पास्ड थ्रू द रेजिस्टेंस कैपिटल R। फिर डेफिनेशन क्या कहती है कि ये जो हीट प्रोड्यूस्ड है हमारी, ये किसके इक्वल होगी, जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है जब हम उसको पास करेंगे किसी रेजिस्टेंस से फॉर द सेम टाइम, ठीक है, तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी वो वही हीट प्रोड्यूस होगी जो हमारी हीट प्रोड्यूस हुई है बाय अल्टरनेटिंग करंट। तो हीट प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरनेटिंग करंट तो हमारा है आई नॉट स्क्वायर इंटू आर टी अपॉन 2। लेट्स से आई वी और आई आर एम एस जो है हमारा, दैट विल बी दी हमारी आर एम एस वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो जो हीट प्रोड्यूस होगी बाय दिस करंट when passed through the same resistance capital R in the same time capital T, हमारा जो साइकिल है पूरा वो कैपिटल T है। तो हीट प्रोड्यूस्ड बाय डेफिनेशन क्या है, आई स्क्वायर आर टी, तो हो गया यहाँ आई वी स्क्वायर आर टी, एंड ये जो है हीट प्रोड्यूस्ड यही इस हीट प्रोड्यूस्ड के इक्वल होती है। तो इक्वेट कर दो इसको, सो इट गिव्स आई वी स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर इंटू आर टी अपॉन 2। आर टी हमारा कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से आई आर एम एस या आई वी हमारा कितना आया, I naught upon root 2 which is equal to 0.707 of I naught, ठीक है। यही सेम एक्सप्रेशन जो है हमारी आई थी जब हमने इस डेफिनेशन की हेल्प से आई आर एम एस की वैल्यू निकाली थी। तो एग्जाम में जब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आता है तो इट्स अप टू यू, तुम्हें इस एक्सप्रेशन से ये वैल्यू निकालनी है या फिर इस तरीके से इस वैल्यू को डिराइव करना है। दोनों मेथड्स जो हैं, दोनों मेथड्स करेक्ट है। यू कैन यूज एनी मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। So the RMS or effective value of alternating current is 0.707 times its peak value. Here I naught is representing the peak value of alternating current. इसी तरीके से we can find the root mean square value of alternating EMF, and it comes out to be E naught upon root 2, that is 0.707 into E naught, ठीक है। तो एग्जाम में जब ये डेरिवेशन आता है तो इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो, जो मेथड मैंने बताया है उस तरीके से भी कर सकते हो और जैसे बुक में गिवन है उस तरीके से भी कर सकते हो। बस डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या कहती है, अल्टरनेटिंग करंट को जब हम किसी रेजिस्टेंस से पास करते हैं तो वो जो हीट प्रोड्यूस करता है, ये हीट प्रोड्यूस्ड किसके हीट प्रोड्यूस्ड के इक्वल होती है, जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है वो प्रोड्यूस करता है जब हम उसको पास करते हैं थ्रू द सेम रेजिस्टेंस इन द सेम टाइम। तो इस डेफिनेशन का यूज करके ये डेरिवेशन हुआ है, इसमें सिंपल फॉर्मूला यूज किया है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। नाउ अब एक चीज और पता होनी चाहिए, देखो जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदते हैं, ठीक है, हम कहीं पे भी जाते हैं, जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई होती है एसी वोल्टेज और करंट की। तो कभी तुमने गौर किया है उसमें जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू तुम्हारी गिवन होती है ना, वो एक्चुअली में आरएमएस वैल्यू गिवन होती है। सपोज तुमने एक इंस्ट्रूमेंट खरीदा जिसमें लिखा हुआ है कि एसी करंट जो है उसका 5 एम्पियर है,
उसमें करंट लिखा हुआ है 5 एम्पियर, उसकी एसी वैल्यू 5 एम्पियर। इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट ये बता रहा है कि ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इसमें जो एसी करंट है उसकी आरएमएस वैल्यू 5 एम्पियर, आरएमएस वैल्यू 5 एम्पियर है। इसका मतलब उसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, यहाँ देखो आरएमएस वैल्यू अगर 5 एम्पियर है तो पीक वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू रूट 2। ठीक है, सो दैट मीन्स जो वो करंट उसमें मेंशन्ड है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में, उसका जो करंट है उसकी जो पीक वैल्यू है वो 5 रूट 2 एम्पियर होगी। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास जो हम कहते हैं ना कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, एसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई, उसकी जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट्स होती है। ये जो 220 वोल्ट्स जो वैल्यू होती है, दिस इज बेसिकली द आरएमएस वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, तो हमारे पास जो हम कहते हैं ना कि अगर हमसे इन जनरल पूछा जाता है कि एसी सप्लाई जो है उसकी वोल्टेज कितनी होती है, तो हम कहते हैं 220 वोल्ट्स। तो वो जो 220 वोल्ट है ना, वो उस एसी सप्लाई की आरएमएस वैल्यू है। तो अगर उसकी आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट है तो उसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, देखो वोल्टेज की अगर आरएमएस वैल्यू ईवी हमारी 220 वोल्ट्स है तो उसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, पीक वैल्यू होगी RMS value into root 2, that means 220 into root 2 or 310 volts approximately। मतलब अब तुम लोग को पता चला। तो अब अगर वाइवा के टाइम पे कोई तुमसे ये चीज पूछता है कि जो हमारी एसी सप्लाई है उसकी वोल्टेज कितनी होती है, तो तुम बोलोगे 220 वोल्ट। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि ये वोल्टेज जो है ये आरएमएस वैल्यू है या पीक वैल्यू है, तो तुम लोग बोलोगे दिस 220 वोल्ट इज द आरएमएस वैल्यू। तो इसकी पीक वैल्यू हो जाएगी 220 इंटू रूट 2, since RMS value of alternating voltage is equal to the peak value divided by root 2। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग को पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें एसी वोल्टेज या करंट की वैल्यू जब गिवन होती है तो वो एक्चुअली उसकी आरएमएस वैल्यू गिवन होती है, उसकी पीक वैल्यू गिवन नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म फैक्टर। एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है लाइक डिफाइन फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है बाय डेफिनेशन, दिस इज द रेशियो ऑफ द आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। व्हाट इज फॉर्म फैक्टर, दिस इज द रेशियो ऑफ द आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, करंट लोगे तो आई नॉट अपॉन रूट 2, वोल्टेज लोगे तो ई नॉट अपॉन रूट 2, और एवरेज वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, करंट लोगे तो 2 आई नॉट अपॉन पाई, और अगर वोल्टेज लोगे तो 2 ई नॉट अपॉन पाई। तो फॉर्म फैक्टर हमारा हुआ ई नॉट अपॉन रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 ई नॉट अपॉन पाई, विच इज पाई अपॉन 2 रूट 2, दैट इज इक्वल टू 1.11। दिस इज नोन एज फॉर्म फैक्टर। तो जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन या कोई भी छोटा सा मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है लाइक डिफाइन फॉर्म फैक्टर, तो यू विल राइट दैट इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ। ठीक है, और अगर इसको डिराइव करने के लिए आता है एग्जाम में कंप्लीट पूरा, अगर ज्यादा मार्क्स का आता है फॉर्म फैक्टर डिराइव करना, तो उस केस में क्या करोगे, अलग से पहले आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करोगे, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे और फिर दिखाओगे कि फॉर्म फैक्टर जो है इट कम्स आउट टू बी 1.11। ठीक है, तो एग्जाम में जब फॉर्म फैक्टर पूछा जाएगा तो ये देखना है कि जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है। ज्यादा मार्क्स का है तो आरएमएस और एवरेज वैल्यू का डेरिवेशन करोगे, कम मार्क्स का है 1 या 2 नंबर का है देन यू कैन डायरेक्टली राइट। ठीक है ना, ये फॉर्म फैक्टर जो है ये एक्चुअली बताता क्यों है, क्या एक्चुअली बताता है, दिस फैक्टर सर्व्स एज एन इंडिकेशन ऑफ द वेव फॉर्म। मतलब अगर हमारी ये वैल्यू जो है 1.11 से ज्यादा आती है तो हम कहेंगे जो वेव है उसकी जो पीक है वो बहुत शार्प है, जो उसकी पीक है वो बहुत शार्प है। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू 1.11 से कम होती है तो हम कहेंगे जो हमारी एसी वेव फॉर्म है उसकी जो पीक है वो बहुत ही फ्लैट पीक होगी। ठीक है, तो बस ये इतना ही बताता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट we'll proceed with the measurement of alternating current। ये
टॉपिक हमें क्या बताता है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये बस मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे गिवन है और एग्जाम में अगर आ जाता है तो तुम्हें पता होना चाहिए। ये बस ये बता रहा है, देखो जब हम लैब में कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो हम वहां पे करंट कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एमीटर हम करंट मेजर करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास यूजुअल एमीटर होता है उससे हम करंट मेजर करते हैं, और जो वोल्ट मीटर होता है उससे हम वोल्टेज मेजर करते हैं। शायद 12th स्टैंडर्ड में तुमने फिजिक्स लैब में देखा भी हो एमीटर और वोल्ट मीटर कैसा होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑर्डिनरी एमीटर्स और वोल्ट मीटर्स होते हैं ना, वो एक्चुअली यूज होते हैं टू मेजर द डायरेक्ट करंट एंड द डायरेक्ट वोल्टेज। ठीक है, एमीटर की हेल्प से हम डायरेक्ट करंट मेजर करते हैं, वोल्टेज वोल्ट मीटर की हेल्प से वोल्टेज। ठीक है, पर ऑल्टरनेटिंग करंट जो है उसको हम मेजर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ दीज ऑर्डिनरी एमीटर्स एंड वोल्ट मीटर्स। उसकी हेल्प से हम ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस को मेजर नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज में क्या होता है कि आफ्टर एवरी हाफ साइकिल इट चेंजेस द डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन चेंज होती है ना, इस डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से जो ऑर्डिनरी एमीटर या वोल्ट मीटर होता है हमारे पास, हम उसकी हेल्प से इस एसी वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते। देखो यही यहाँ पे लिखा है, फिर हम कैसे मेजर कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी। देखो यहाँ पे लिखा है द ऑर्डिनरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमीटर और वोल्ट मीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। जो हमारे पास ऑर्डिनरी एमीटर्स और वोल्ट मीटर्स होते हैं उसकी हेल्प से हम ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस को मेजर नहीं कर सकते। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज द reason is that the direction of alternating current reverses every half cycle। तो जब alternating current जो है जब वो पास होता है तो उस केस में जैसे ही एक हाफ साइकिल कंप्लीट होता है तो जो कॉइल है, मूविंग कॉइल एमीटर जो है, इट रिसीव्स अ किक अल्टरनेटली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इस वजह से क्या होता है, कॉइल जो है वो मूव नहीं कर पाती और एमीटर में हमें जीरो वैल्यू दिखती है। हमें ऐसा दिखता है कि जैसे कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा, बट एक्चुअली में करंट फ्लो कर रहा है, बट वो करंट डायरेक्ट करंट नहीं है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। इसका मतलब अब यहाँ पर तुमको इस फर्स्ट पैराग्राफ में क्या पता होना चाहिए, ज्यादा कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है। इस फर्स्ट पैराग्राफ में तुम लोग को बस इतना पता होना चाहिए दैट वी कैन नॉट मेजर ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस यूजिंग द ऑर्डिनरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमीटर और वोल्टमीटर। उसकी हेल्प से हम करंट को या वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकते विच आर ऑल्टरनेटिंग इन नेचर। क्यों मेजर नहीं कर सकते? बिकॉज ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस है, यही तो डिफरेंस है कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है इट चेंजेस द डायरेक्शन आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। तो इस वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑर्डिनरी एमीटर्स और वोल्ट मीटर्स होते हैं उसमें हमारे पास जो रीडिंग होती है उसमें जीरो आता है। तो अगर जीरो आ रहा है दैट मीन्स नो करंट, बट एक्चुअली में करंट तो फ्लो कर रहा है, बट दैट करंट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इस ऑल्टरनेटिंग करंट को कैसे मेजर करें? तो in order to measure the alternating current and voltage, specially designed emitters and voltmeters are used। इन alternating current और voltages को measure करने के लिए specially designed emitters and voltmeters जो है use किए जाते हैं। कैसे स्पेशली डिजाइंड होते हैं? दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हमने यहाँ ऑल्टरनेटिंग करंट की क्या डेफिनेशन देखी थी, क्या प्रॉपर्टी देखी थी कि जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट जो है उसको पास करते हैं किसी रेजिस्टेंस से तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो हम उस ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। कैसे? देखो एक्सप्रेशन क्या होती है, रिलेशन बिटवीन हीट प्रोड्यूस्ड एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, H इज इक्वल टू, अगर मैं इसको IV लिखूं या IRMS भी लिख सकती हूँ, IV स्क्वायर RT। इसका मतलब जो हमारा हीट प्रोड्यूस्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द
RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और सिंपली भी हमने देखा था H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन 2 वेयर I इज द H is equal to I naught square RT upon 2 where I naught is the peak value of alternating current. तो हमें क्या पता है ऑल्टरनेटिंग करंट और हीट के बीच में क्या रिलेशन होता है, H is directly proportional to the square of the alternating करंट। तो हम यहाँ पे इस प्रिंसिपल को यूज करेंगे कि जैसे ही ऑल्टरनेटिंग करंट जो है सर्किट में फ्लो करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी विच प्रोड्यूसेस एक्सपेंशन ऑफ द वायर। हीट प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन द वायर प्रोड्यूसेस एन एक्सपेंशन ऑफ द वायर, और इस एक्सपेंशन को एमीटर जो है वो इंडिकेट करता है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है। एमीटर जो है इस एक्सपेंशन को मेजर करता है और डिपेंडिंग अपॉन कितना एक्सपेंशन हुआ है हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितना ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो पास कर रहा है थ्रू दैट वायर। हाउ कि जो एक्सपेंशन है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है। तो जो स्केल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC। तो ये जो हमारे स्पेशली डिजाइंड एमीटर्स एंड वोल्टमीटर्स होते हैं ये हमारा कौन सी वैल्यू मेजर करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की, ये मेजर करते हैं RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें हम देख सकते हैं कि एरो हमारा किस तरफ आ रहा है, किस पर्टिकुलर स्केल पे आ रहा है, तो वहां पर हम उस स्केल की स्टडी करके हम देख सकते हैं कि कहाँ पे आ रही है वैल्यू, तो उससे हम निकाल सकते हैं द RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, विच इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डिफ्लेक्शन because H is directly proportional to IV square, so IV is directly proportional to under root of H, ठीक है। और इसमें क्या डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमीटर और वोल्टमीटर में और दीज स्पेशली डिजाइंड एमीटर और वोल्टमीटर में, जब हम डायरेक्ट करंट DC वैल्यूज को मेजर करते हैं डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट वोल्टेजेस की, उस केस में जो हमारा एमीटर या वोल्टमीटर होता है उसमें जो स्केल होता है उनके डिविजन्स इक्वली स्पेस्ड होते हैं, पर ये जो स्पेशली डिजाइंड एमीटर और वोल्टमीटर है इनके जो स्केल्स हैं वो इक्वली स्पेस्ड नहीं होते। इन AC the scale divisions are smaller in size in the beginning and go on becoming wider। इनके जो स्केल डिविजन्स होते हैं वो इक्वली स्पेस नहीं होते, पहले थोड़े क्लोज होते हैं धीरे धीरे करके दूर होते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो स्पेशली डिजाइंड एमीटर और वोल्टमीटर है इसमें हम स्केल्स जो हैं उनको इक्वली स्पेस्ड नहीं रखते, जो हम रीडिंग मेजर करते हैं वो हम इक्वली स्पेस्ड इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि इसमें ये जो हमारे एमीटर्स और वोल्टमीटर्स हैं ये बेसिकली वर्क करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये बेसिकली इंडिकेट करते हैं कि जो वायर है उसमें कितना एक्सपेंशन हुआ है और वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द करंट के। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो करंट के तो इक्वली स्पेस्ड डिवीजन से काम हो जाएगा, पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट के, तो इसका मतलब हम स्केल डिविजन्स को इक्वली स्पेस्ड नहीं रख सकते, वो हमारे पहले स्मॉल इन साइज होते हैं देन इट बिकम्स वाइडर। बट DC मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो हमारा करंट है वो प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन के, तो वहां पर हमारे जो स्केल डिविजन्स होते हैं वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा है मैं ब्रीफली बता रही हूँ अभी ताकि अगर तुम लोग को समझ में नहीं आया है कुछ तो समझ में आ जाए। आज हमने देखा है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, वो हमने निकाला एंड इट केम आउट टू बी IV और IRMS इज इक्वल टू I नॉट अपॉन रूट 2। मैंने ऑलरेडी बताया इसका एक ऑल्टरनेट मेथड होता है कैलकुलेट करने का, एग्जाम में अगर ये कैलकुलेशन के लिए आता है तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, जो बुक में दिया है वो मेथड भी यूज कर सकते हो, जो मैंने बताया है वो मेथड भी यूज कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। तो इसमें हमने देखा जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग EMF की वो 0.707 टाइम्स होती है उसकी पीक वैल्यू के। उसके बाद फिर मैंने ये बताया जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं
उनके ऊपर जो एसी वोल्टेजेस और करंट की वैल्यूज मेंशन्ड होती हैं वो बेसिकली आरएमएस वैल्यूज मेंशन्ड होती हैं, पीक वैल्यूज मेंशन्ड नहीं होती। फिर मैंने बताया फॉर्म फैक्टर हमारा एक फैक्टर होता है विच इज द रेशियो ऑफ आरएमएस टू द एवरेज वैल्यू एंड इट कम्स आउट टू बी 1.11। और अगर इस फैक्टर की वैल्यू 1.11 से ज्यादा है तो हमारी जो पर्टिकुलर एसी वेव फॉर्म है उसकी जो पीक है वो शार्प होगी, और इसकी वैल्यू अगर 1.11 से कम आती है तो हमारी जो वेव है उसकी जो पीक है वो फ्लैट होगी। एग्जाम में अगर फॉर्म फैक्टर आता है तो अगर कम मार्क्स का आता है 1 या 2 मार्क्स का, देन यू कैन डायरेक्टली राइट इन दिस वे। बट अगर ज्यादा मार्क्स का आता है देन यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू, then the RMS value, and then substitute in the definition of form factor and then calculate its value to be 1.11, and then you have to write that अगर इस factor की value 1.11 से ज्यादा आती है तो जो हमारी particular wave form है उसकी peak sharp होगी, और अगर इसकी value 1.11 से कम आती है तो जो हमारी particular wave form है उसकी peak फ्लैट होगी। उसके बाद मैंने बताया हाउ टू मेजर ऑल्टरनेटिंग करंट। इसको हम मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, दैट इज द हीट प्रोड्यूस्ड और द एक्सपेंशन इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। इस एसी वैल्यू को वी कैन नॉट मेजर यूजिंग द ऑर्डिनरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमीटर और वोल्टमीटर। ऑर्डिनरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमीटर और वोल्टमीटर की हेल्प से वी कैन ओनली मेजर द वैल्यूज ऑफ डायरेक्ट करंट एंड डायरेक्ट वोल्टेजेस रिस्पेक्टिवली। क्यों? बिकॉज ऑल्टरनेटिंग करंट जो है इट रिवर्सेस इन डायरेक्शन आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। तो हमारा जो कॉइल है उसमें हम कोई मूवमेंट नहीं होती और हमारा जो एमीटर है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। तो अगर हमें ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर करना है तो उसके लिए स्पेशली डिजाइंड एमीटर और वोल्टमीटर होते हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। तो उसमें हम एक्सपेंशन ऑफ द वायर को, एमीटर जो है वो एक्सपेंशन ऑफ द वायर जो है उसको कंसीडर करता है, और उससे हम पता लगा सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमें बताएगा कि कितनी आरएमएस वैल्यू है ऑल्टरनेटिंग करंट की जो पास हो रही है उस पर्टिकुलर वायर के थ्रू। और ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इनके जो स्केल डिविजन्स हैं वो इक्वली स्पेस्ड नहीं होते, बिकॉज एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। बट जो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमीटर और वोल्टमीटर होते हैं उनके स्केल डिविजन्स इक्वली स्पेस्ड होते हैं, क्योंकि वहां पर जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन के, वहां कोई स्क्वायर का फैक्टर नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द लैग एंड लीड इन ऑल्टरनेटिंग करंट। दिस वील डू इन द नेक्स्ट क्लास।